अब आप क्लासरूम के बाहर हो और मैं आपकी वो एकदम पंचायत वाली स्टूडेंट हूँ। पहले की तरह हम नहीं पढ़ते, जैसे क्योंकि अब हमारे पास हाथ में फोन है, इंटरनेट है, तो वो हाथ में हमारे पास दुनिया है कि बच्चे को हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक हमें चलाना पड़ता है। जैसे हमने बड़ी कोचिंग्स में काम करा, तो उस कोचिंग्स में कहीं ना कहीं लूप होल्स होता है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है। The brand is not teaching you, the people teach, the teachers teach you. Over here you have the teachers in front of you who are going to hold your child. अगर हमारे पास लाइब्रेरी है तो हमारे पास फन डेज भी है जहाँ पे बच्चे रिलैक्स होते हैं, सो वहाँ पे उनकी एंजाइटीज है वो सारा सब लोवर हो जाता है। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ टाइम कि जब 10th के बाद हम सबको स्ट्रेस रहता है। अगर बच्चा है तो उसे कौन से एजुकेशन में जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट में प्रेफर करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, हर एक चीज़ के डबल थॉट्स होते हैं। पेरेंट्स हैं तो उन्हें तो डबल ट्रिपल स्ट्रेस है क्योंकि उनका बच्चा है। एंड बीइंग एन एल्डर सिबलिंग तो हमारी तो बाय डिफॉल्ट एक ही चीज़ है कि हमारे यंगर सिबलिंग्स को परफेक्ट एजुकेशन मिलना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे विद Avya Institute की core team. We have Sakshi ma'am, Amit sir and Nandan sir with us. मेरे पास list of questions है जिनके लिए मैं आज इनका दिमाग खाने वाली हूँ. Let's get to that. Hello guys. Hello. अब आप क्लासरूम के बाहर हो और मैं आपकी वो एकदम पंचायत वाली स्टूडेंट हूँ कि जिसको हर एक चीज की पंचायत है। तो वो एकदम गॉसिप वाला बच्चा होता है ना कि जिसे पूरे क्लास में क्या हुआ पूछ ले। मजा आती है ऐसे? तो आपसे शुरू करते हैं। नहीं अब तो मैं आपसे करती हूँ। Perfect. Going good. So sir, why was the reason to start Avya? एक्चुअली जैसे हम लोग ऐसे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, लाइक आप कह सकती हैं कि कॉर्पोरेट टीचर्स थे हम लोग। तकरीबन 8-10 साल से हम लोग कॉर्पोरेट टीचिंग कर रहे थे। जितने भी इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोगों ने सभी ने लगभग सभी जगह पढ़ाया हुआ है। ओके। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि जैसे काफी बार मुझे लोग पहले भी बोलते थे कि भाई ठीक है, तुम ये सारी चीजें जानते हो, इतने साल से हो, तो खुद का कोचिंग क्यों नहीं ट्राई करते? तो मैं उनको साफ साफ बोलता था कि नहीं ठीक है, मतलब काफी टफ चीज है और लोग इतना फाइट कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो क्यों इतना लोड लेना। तो पर फिर अभी जैसे पिछले 1 साल में एक लोकल कोचिंग में गया, मतलब एज अ जो उस एरिया की, उस सिटी की एक लोकल कोचिंग थी। जनरली हम लोगों ने ब्रांडेड कोचिंग में ही काम किया। ओके। तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए गया कि भाई कैसे होता है, उनका वर्क कल्चर कैसा रहता है। तो फिर वहां पर मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला। मतलब मैंने देखा कि नहीं, क्योंकि जैसे ये जो हमारी इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री, एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री। यस। तो जैसे कुछ लोग जैसे जो यहाँ पर जो टॉप कोचिंग्स हैं मार्केट में नेशनल लेवल पर, यस, तो मैंने ये देखा कि उस जगह भी वो सारी कोचिंग है, लेकिन तब भी वो कोचिंग काफी अच्छा कर रही है। तो उसमें ये देखने में आया कि जैसे हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो जैसे कुछ कोचिंग मान लीजिए 2 चीजें दे रही हैं आपको एज अ सर्विस, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, तो वो लोग 8 से 10 चीजें दे रहे हैं। ओके। तो वहां पर मुझे गैप दिखा। और अब जो एक बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है कि अब जैसे पहले की तरह हम नहीं पढ़ते, जैसे क्योंकि अब हमारे पास हाथ में फोन है, इंटरनेट है, तो वो हाथ में हमारे पास दुनिया है। Yes. तो बच्चे के लिए वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब पहले की तरह जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे हम नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या है कि पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Definitely. कि बच्चे को हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक हमें चलाना पड़ता है। तो इस तरह के प्लान के साथ हमने अपना ये कोचिंग सेटअप किया। थॉट तो बहुत अच्छा था सर, पर वो कहते हैं ना कि एक इंसान शुरू करता है तो पीछे सब जुड़ते हैं जी। तो मैं नंदन सर से ये पूछना चाहूंगी कि आपका अपना लॉन्ग टीचिंग करियर था, तो ये एकदम से किसी नई एकेडमी में फेथ का स्पार्क कैसे आया सर आपको? सो बेसिकली होता यह है कि जैसे हमने बड़ी कोचिंग्स में काम करा, तो उस कोचिंग्स में कहीं ना कहीं लूप होल्स होता है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, जो पर्सनल अटेंशन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बड़ी कोचिंग है, बड़े सारे बच्चे बैठते हैं, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो सबको पर्सनली टैकल करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो मैं तब हर बार यही सोचता था कि ऐसा कुछ हम कर पाए जिससे सब सेटिस्फाइड, ये ना हो कि सिर्फ टॉपर से सेटिस्फाइड हो रहे हैं।
तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था, देख रहा था कि जिसमें हर एक बच्चे तक मैं पहुंच पाऊँ। वाह। फिर मैं सब सर से मिला, सर से बात हुई, तो हमारा मेन टारगेट ही ये था कि हम हर एक बच्चे से किस तरीके से मिल सकते हैं या पर्सनल अटेंशन कैसे दे सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमने आविया में जो है डिजाइन इसी तरीके से करा, जिसकी वजह से हर एक बच्चे को, ना सिर्फ टॉपर को एज वेल एज हर एक बच्चे को हम अटेंशन दे पाए। उसीलिए फिर सर के साथ जुड़ के हम आगे बढ़े। और वैसे भी ऐसा होता है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि अगर हम बच्चे से जितना ज्यादा टीचर्स हम लोग फैमिलियर होते हैं ना, उतना ज्यादा हम लोग खुल जाते हैं। तो हम लोग उनके सब्जेक्ट में पढ़ने में भी ज्यादा फोकस करते हैं कि हाँ ये टीचर को तो मेरा सब पता है, तो मेरे को अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा मैं करती थी, ठीक है। तो साक्षी मैम, सो डेफिनेटली एक बहुत टफ डिसीजन होगा टू लीव एन एस्टैब्लिश प्लेस एंड टू जॉइन आविया। तो व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड इट? So yeah, established place gives you experience in everything, no doubt. But the thing is, आज भी आप देख रहे होंगे काफी established places भी हैं. They are, you know, hiring people who are first years, you know, who are just Yes. very, very fresh for them. So once you get enough experience, you realize certain things, certain truths about places, certain things which need to be worked on. But one thing which over here we believe is the brand is not teaching you, the people teach, the teachers teach you. So Yes. brand name देके the teachers are not in the forefront. मतलब आप अगर parents वहाँ जा रहे हैं तो वो teachers नहीं दिखाएंगे. It's the brand name. Yes. Over here you have the teachers in front of you who are going to hold your child. So वैसे ही हम तीनों का vision align हुआ and then I planned on joining. तो सर एक और 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बहुत डिफरेंट और अच्छी लगी। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि जैसे 20 या उससे कम बच्चे ही है एक क्लास में, तो जो पर्सनल अटेंशन वाली बात नंदन सर ने कही वो भी सॉल्व हो जाती है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि दैट वाज मॉक टेस्ट दैट यू गाइज डू एवरी वीक। बट सर जैसे अगर, हाँ मैंने बोला मैं पंचायत वाली बच्ची थी, सो यू नो ऐसा हो जाता था कि कुछ टेस्ट में अगर कम आ गए तो आई यूज्ड टू लाइक, वो बोलता है ना एकदम ऐसे ठान लिया मैंने कि इसमें कम कैसे आ गए मेरे को तो और करना है। तो ऐसी मेंटालिटी वाले बच्चे भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे गिनते होंगे कि यार अभी तो देर है, आराम से देखते हैं, ऐसे बहुत करते होते हैं। बहुत होते हैं ना मेरे वाले ना, ऐसे अच्छे वाले। बोल दो तो उस चीज के साथ आप कैसे डील करते हो दोनों माइंडसेट के साथ? जी एक्चुअली जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि मतलब बच्चा अगर जैसे संडे को टेस्ट है, हाँ। तो बच्चा क्या करेगा, वो सैटरडे को पढ़ेगा। क्योंकि हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी यही करते थे। हाँ। अच्छा मंडे को पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, हाँ। तो सैटरडे को पढ़ेंगे तो संडे को जाके हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मेंटेलिटी रहती है। तो उसको केटर करने के लिए हमने क्या किया, जैसे सर ने भी कहा, हम डेली क्विज लेकर आए हाँ। कि आप बिना पढ़े बच ही नहीं सकते। क्योंकि आपका डेली क्विज होगा, मतलब जो आपने आज पढ़ा है वो आपको कल पूछा जाएगा और आपके पेरेंट्स तक डेली मैसेज जाएगा। मतलब आपके घर पहुंचने से पहले पेरेंट्स को मैसेज मैसेज पहुंच जा गया चुका है। होगा। तो बच्चों में अब कितने दिन वो मक्कारी करेंगे, मतलब कब तक वो पीछे हट के बैठेंगे। तो उनको एक ना एक दिन किताब उठानी ही। हाँ तो तो घर उसमें- जाके डांट पड़े उससे अच्छा पढ़ लूं मैं तो। उसमें ये मदद मिलती है। और दूसरा क्या है मैम कि जैसे होता क्या है, बिल्कुल ये जो रास्ता है ये बड़ा डिसिप्लिन वाला है। मतलब ये जो हमारी लड़ाई है, बच्चा जेईई नीट देता है तो वो डिसिप्लिन की लड़ाई है, सीधा कि मतलब वो 1 या 2 दिन का रिजल्ट है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 11th-12th के बच्चे हैं तो वो उनके 2 साल की मेहनत का रिजल्ट आएगा, वो किसी 1 दिन या 2 दिन का रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लोग क्लास में ही बोलते हैं, मान लीजिए इस हफ्ते आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपके नंबर उस हिसाब से नहीं है, या आपने नहीं पढ़ा या नंबर कम आए, जो भी कहा, तो आपको क्या रहना है, पूरे 2 साल तक न्यूट्रल रहना है कि नंबर खराब आए तो बहुत परेशान नहीं हो रहा, नंबर अच्छे आए तो बहुत खुश नहीं हो। आपको यही चीज 2 साल तक कंटिन्यू रखनी है। तो जैसे मान लीजिए टेस्ट का कोई टॉपर है, तो हम उस टॉपर का भी सिलेक्शन गारंटीड नहीं कह सकते कि उसके साथ भी कंडीशन लगेगी कि अच्छा ये लगातार ऐसा करता रहा तब जाके सिलेक्शन हो। और जो बच्चा मान लीजिए लास्ट आया है तो उसके लिए भी ये नहीं कह सकते कि नहीं अब इसका कुछ नहीं होगा। ये जब से ये ठान लेगा तो तब से फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। हाँ ये जरूर है कि जो बच्चा पीछे आ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन पीछे वाले बच्चे भी आगे आते हैं। तो हम लोगों ने इतने साल के करियर में कई बार ऐसा देखा है, कई सारे बच्चे होते हैं पहले बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बाद में पीछे चले जाते हैं। कई बच्चा होता है वो धीरे धीरे पेस पकड़ता है और बाद में बहुत अच्छा करता है, ये चीज है। तो इसके अंदर हम ऐसा गिन सकते हैं कि बच्चों का मेंटली भी ग्रोथ हो रहा है और इमोशनली भी कहीं ना कहीं दिस क्रेव फॉर दिस सपोर्ट दैट यू गाइस आर देयर। पर अब पढ़ाई की बातें बहुत हो गई, मैं थक गई ऑनेस्टली। अब है ना, मुझे एज अ स्टूडेंट ऐसा कुछ जानना है कि कैसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो एज अ टीचर ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि शैतानी बच्चे आर द मोस्ट फेवरेट किड्स।
ऐसा बोल, क्योंकि आपको अभी वही नाम याद होंगे, अभी स्टूडियस बच्चों का पूछूंगी तो याद नहीं होगा। हाँ मतलब ये बच्चे ने नहीं किया था। अच्छा, okay. But this was a batch of 90 students while I Okay. was teaching in Mumbai. That was a batch of 90 students and there's a topic called genetics. तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के जो जीन्स है वो आप बोर्ड पे लिखते हो एंड देन यू टेल कि इसमें से क्या प्रोबेबिलिटीज है वो बच्चे के जीन्स होने की। तो मैंने एक आध बच्चे को बोल दिया कि आप ले आना अपने पेरेंट्स के जीन्स का कॉम्बिनेशन। वी न्यू हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन। तो हमने ढूंढा तो वो उसके कॉम्बिनेशन से मैच नहीं हुआ, तो बच्चा रो रहा था क्लास में। Of course yes, but the whole class started laughing, so that was something I can't forget. उसके बाद मैंने वो टॉपिक ऐसे पढ़ाना छोड़ दिया। वो बहुत वियर्ड रिफ्लेक्ट करा। वो आपको started crying, so I was like ये अब हम ये नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ अब आपने ये पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया तो जहाँ भी वो सुन रहा होगा तो दिल पर चोट तो लगी I just want to tell him it's okay. I am with you, don't worry. I'm so sorry for that. बट तो सर अब ये ऐसा इंसिडेंट तो हुआ है। नंदन सर आप मुझे बताओ ऐसा कोई क्यूट फन मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपके साथ अभी तक रहा हो। मतलब बेसिकली पढ़ते, मतलब जब पढ़ते भी थे, अब जब पढ़ा भी रहे, तो कहीं ना कहीं जब पढ़ते थे तब हमें रिस्पेक्ट होती थी टीचर्स के लिए। हाँ। जब हम खुद पढ़ा रहे तब बच्चे जो रिस्पेक्ट दिखाते हैं हाँ। वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। जैसे बच्चों को Nice. पता रहता है कि आपका बर्थडे कब है, हाँ अब वो सर का बर्थडे कब है, तो वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे रहते हैं। तो वो पहले से शुरुआत से ही उनका ये रहता है कि सर की बर्थडे हम कैसे जानते हैं। हाँ तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से देखेंगे, या फेसबुक में देखेंगे, या आपसे पूछेंगे, या कहीं से भी दूसरे टीचर्स को पूछेंगे कि सर की बर्थडे कब आ रही है। तो फिर वो बच्चे उसी हिसाब से पूरा सेलिब्रेशंस की तैयारी करते हैं। तो ये जो है वो ऑलवेज बच्चों में एक एक्साइटमेंट रहता है। प्लस टीचर्स डे जब होता है आई रिमेम्बर दैट। तो वो भी एक फन मेमोरी रहती है। कोई ना कहीं कोई बच्चे आके हमारी मिमिक करते हैं, ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे सर तब करते क्या हैं। लगता है आपको? खुद पे ऐसा लगता है कि मैं इतना स्ट्रिक्ट पढ़ाता हूँ, कि मैं इतना कूल पढ़ाता हूँ, क्या महसूस होता है? नहीं, वो अब क्या है कि हर बार की पैटर्न इनकी फिक्स रहती है कि कुछ कुछ चीजें वो हर बार पकड़ लेते हैं। तो इनिशियली तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो हम नहीं करते, ये क्यों कर रहे हैं, पर फिर वो धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है कि हम ये कर रहे हैं, तभी बच्चे हर साल ये करते रहते हैं। तो ये चीजें अलोंग दी वे चलती रहती है। वैसे मिमिक्री मैम भी बहुत अच्छी करती है। आई एम वेटिंग। नंदन सर की करते हैं ना, प्लीज बता। नो आई वाज अबाउट टू से कि सर जो बर्थ डेट का बोल रहे हैं, काफी बारी हमारी ईमेल आईडीज में होता है होता है, ना, हाँ। 0205 फॉर एग्जांपल, तो वहां से भी उनको पता चल जाता है कि इनकी बर्थ डेट ही है। OMG। सो या दैट्स हाउ दे फाइंड आउट आल्सो। वो भी एक वे। पर आप मिमिक्री से हट कैसे गए हो? मैं वहाँ अटकी हुई हूँ। चलो, This is not a किसकी part. करोगे? अमित I सर, did not नंदन sign सर। up for this. It's okay। थोड़ा सा इन दोनों की मेरा ऑप्शन नहीं दे रही। इन दोनों नहीं, की? नहीं, दोनों में से एक को आप नंदन चूज सर की कर कर सकते। सकते। नंदन सर की मुझे भी लगा ही था। अरे तो मतलब है, अभी तो हम क्या बोले, चलता है। नंदन और सर एक और वैसे- चीज में, जैसे आपने ये अच्छी मेमोरीज के बारे में बात करी, तो जब हम किसी को पढ़ाते हैं, फिर वो 2 साल हमसे पढ़ लिया, फिर उसके रिजल्ट आ गए, हाँ तब वो अच्छी कॉलेज में गया, या फिर अब तो इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अच्छी कॉलेज से पढ़ के फिर अच्छा इंजीनियर बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, तब उनके जो मैसेजेस आते हैं, पेरेंट्स जब उससे इंटरेक्ट Appreciate करते हैं, तब हमें अच्छा लगता है कि हमने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। डेफिनेट। तो वो फीलिंग जो है वो शायद इस प्रोफेशन के अलावा या फिर टीचर्स के अलावा किसी को नहीं मिल सकती, कि आपने किसी के लिए 2 साल मेहनत करी, अब वो लाइफ में बहुत अच्छा कर। तो ये सारी चीजें जो है वो परमानेंट मेमोरीज जो है वो अपने साथ रहती है। 110%। ये चीज तो इट्स Noble समथिंग दैट profession है। वेरी नोबल ऑनेस्टली। अब ये चीजें तो मैंने पूछी, बट उसके साथ मुझे एक और ऐसे पंचायत वाला सवाल पूछना है कि आप तीनों में से सबसे लंबा एक्सप्लेनेशन कौन करता है, इवन दो किड्स स्टिल लव टू लिसन टू द टॉपिक्स? केमिस्ट्री। गोज विदाउट सेइंग। मतलब मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता। इसीलिए लंबा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। ऑर्गेनिक पार्ट। हाँ ठीक है, बस मुझे मेरा दुख नहीं निकालना है। मैं रोना शुरू कर दूंगी। आप तीनों में से स्ट्रिक्ट कौन है और कूल कौन है? कूल का तो प्रेडिक्शन मैंने ले लिया है। स्ट्रिक्ट नंदन सर। मतलब उनकी इमेज बच्चों के सामने वैसी है। वो topic ऐसे लेके बैठे हैं ना, physics लेके बैठे हैं। demands that, yeah, you need to एक्चुअली show होता क्या है that ना मैम, serious. देखिए सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट आदमी के चेहरे पे आता है। हाँ कि जैसे जो फिजिक्स है ना वो सीरियस सब्जेक्ट है,
तो नहीं, टीचर्स विल मतलब- बी सीरियस। नहीं, सही बात है, वो सब्जेक्ट वो चेहरे पे आ जाता है। जैसे आपको फिजिक्स का टीचर क्या होगा ना, वो दूर से दिख जाएगा कि अच्छा ये फिजिक्स पढ़ा, हाँ। वो थोड़ा सीरियस होगा, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट वही डिमांड करता है। क्योंकि हम क्या है कि हम बच्चे के फ्यूचर के साथ कर रहे हैं, तो हम जरा सा भी उसमें लापरवाही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यस। अब जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब ठीक है, उसमें वो क्योंकि बॉन्डिंग है, सारी चीजें हैं, तो 10 तरह की चीजें एक्सेप्शंस हैं, तो वो टीचर भी थोड़ा बहुत उस तरह का हो जाता है। लेकिन फिजिक्स का क्या है, टीचर को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए रहेगा फिजिक्स के लिए खासकर, तो और इस- टीचर पे आ जाता है। हाँ, ऊपर से फिजिक्स में ये भी होता है कि क्योंकि सब्जेक्ट टफ है तो बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं। हाँ। तो उनको वो पकड़ना पढ़ते कम पड़ता है है उनको। अब वो पढ़ते कम है तो फिर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पढ़ाना। तो अगर हम नहीं स्ट्रिक्ट है तो बच्चे क्या है कि अवॉइड ही करते ज्यादा ही लीनियंट हो जाएंगे हाँ। फिर। हैं, इसीलिए फिर इमेज ऐसी बन जाती वो तो बात सही है। अब हर एक चैप्टर के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर टफ चैप्टर्स होते हैं जो हमेशा बच्चों को डरा देते हैं। सो ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो उस चैप्टर्स को ऐसे फन वे में आप लेके आते हो? आई वुड आस्क फर्स्ट टू साक्षी मैम। Me, we would usually join them with their real life incidences. Mainly biology का मतलब ही है to study living things. So mainly हाँ मेरे सब्जेक्ट में ये होता है कि we have two parts, botany and zoology. So plants तो उनके लिए मतलब exist ही नहीं करते because they don't like studying about plants because they can't relate to it. तो स्टूडेंट का माइंडसेट अगर आप समझ गए, अब जैसे आप सर्कुलेशन पढ़ा रहे हो तो उनको भी पता है दिल कैसे और किसके लिए धड़कता है, तो उनको पता है कैसे पढ़ना है वो। हाँ। सो दैट मेक्स इट इजी फॉर देम कि वो रिलेट कर पा रहे हैं कि ये मेरे बॉडी में है। सो वी ट्राई टू कनेक्ट दैट। एंड दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग बनाना तो हमारा काम है, तो हम बॉटनी इंटरेस्टिंग बना देते हैं उनके लिए। वैसे आई एम लाइकिंग दैट थिंग। काश मैं दैट्स थोड़ी व्हाई आई एम छोटी आस्किंग यू होती। टू जॉइन आव्या अकेडमी। बड़ी हो गई वरना कर देती। ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ होता तो पक्का वापस आ जाती। नहीं, आप बस फीस दे दीजिए, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। डांस अटेंडेंस है मैम। भगवान करे मैं इतना कमा लूं कि मैं वापस पढ़ सकूं, वो भी साइंस 11 12। सर आपका तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो बहुत रिपीटेटिव डिमांड करता है और आप इतने सालों से पढ़ाते हो, तो कभी कभी आपको बिना बुक खोले भी चीजें से याद रह गई होगी। सो नाउ व्हाट इज योर थिंग टू हैव अ फ्रेश न्यू टीचिंग स्टाइल के जो हमारे टाइप के बच्चों को जेनजी कल्चर को पढ़ा सको? हाँ, एक्चुअली वो टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए टीचर ऑन एन एवरेज एक पहले मतलब एक साल में 4 से 5 बैच पढ़ा रहा है, हाँ ठीक है, तो मतलब एक टॉपिक वो कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 बार पढ़ाता ही है हाँ पूरे साल में। और जैसे हम लोग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं तो रिपीटेटिव हो जाता है। तो टीचर के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे इसको एंगेजिंग करें। तो हमारा भी सबसे बड़ा टास्क यही रहता है। तो अब क्या होता है कि जैसे बोला जाता है कि टीचर इज एन एक्टर, मतलब Yes. टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है। हाँ. उसमें से एक ये भी होती है कि टीचर इज एन एक्टर, मतलब हम लोग अभी भी जैसे उसी क्यूरियोसिटी से ये चीज पढ़ाते हैं कि अच्छा देखो ये ऐसे हो रहा है, इसमें साइंस के मजे लो, ये सारी चीजें। तो हमारा ये रहता है कि हमें भी पहली बार ही पता चलता है, तो इससे पहले हम नहीं जानते थे, हमें भी आज ही पता चला कि ऐसे होता है। तो थोड़ा ये क्यूरियोसिटी। और दूसरा क्या होता है कि जैसे साल जैसे हम चीजें बढ़ते हैं, साल 2 साल 3 साल जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, तो एक्सपर्टीज यही चीज होती है। एक्सपर्टीज क्या होती है कि कठिन चीजों को सरल बनाना। तो हमारा वही टास्क रहता है। जैसे मैंने पिछले साल कोई टॉपिक पढ़ाया, अब मैं इस साल वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि नहीं ये सारी दिक्कतें महसूस होती हैं, तो कैसे इसको और आसान कैसे बताया जाए, कि इसको और सरल और सहज कैसे किया जाए बच्चों को। तो ये हमारा ये रहता है। तो वो आप हर एक साल हर एक चैप्टर के साथ आपको भी अपग्रेड उतना ही रहना पड़ता है। बिल्कुल। अब आते हैं द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, दैट इज फिजिक्स। डरावना सच बोलो तो सर इसमें मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी न्यूमेरिकल्स। मैं भागती थी उससे। तो उसके लिए आप क्या टेक्निक्स निकालते हो कि कौन सा बेस्ट अप्रोच है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको थोड़ा तो दिमाग में उतर जाए? एक फॉर्मूला है पर वो एक ही फॉर्मूला 3 अलग सम में 3 अलग वे से यूज होता है, कैसे? क्योंकि अब इसमें बेसिकली आपके साथ भी यही गलती हो रही है कि आपने फॉर्मूलाज रट लिए। हाँ तो मैंने आपको एक लिस्ट दे दी, आपने वो फॉर्मूलाज रट लिए, फिर आप ढूंढ रहे हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला में कहाँ पे लगा। पर एक्चुअल में यही गलती बच्चे भी यही गलती करते हैं। हमको फॉर्मूलाज सिर्फ रटने से क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होते, हमें वो फॉर्मूला
इन डेप्थ कैसे डिराइव हुआ है, कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। अब जनरली जो बच्चों के साथ होता है कि वो बस फॉर्मूला ढूंढते हैं, बस फॉर्मूला बता दो हमें क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये बता दो, जवाब हम ला देंगे। बस आप फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला के पीछे जो भागते हैं ना, तभी वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो एक्चुअल में इन डेप्थ चीजें अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे थोड़ा, तो चीजें आसान है, इतनी भी डिफिकल्ट चीजें नहीं है। क्योंकि ये तो ऊपर से फायदा है कि कम फॉर्मूलाज में, फिजिक्स में यही है, कम फॉर्मूलाज में ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। तो ये तो बेनिफिट वाली बात है कि याद कम करना है पर काम ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से अप्रोच से अगर हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स, तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है फिजिक्स। काश इतना दिमाग मेरे पास होता। साक्षी मैम, आपने बताया कि आप मुंबई से आए थे, सो योर टीचर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एंड अभी अहमदाबाद में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत प्यारा पीरियड बोल सकते हैं उसको। बट उसके अंदर ऐसी भी काफ़ी सारी होगी कि आपकी टीचिंग जर्नी को एक मॉड्यूलेशन मिला है, एक शेप मिला है, एक स्ट्रक्चर मिला है। सो व्हाट इज दैट ट्रांजिशन फेज फॉर यू? So it did connect with the age also. While I was there, वहाँ पे काफ़ी फास्ट पेस्ड लाइफ थी, तो इट्स बिन अ शिफ्ट। मतलब यहाँ पे जो मेरी भी लाइफस्टाइल है, इट्स बिकम वेरी स्लो एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज ओवर देयर। यस, प्लस वहाँ पे भी स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे थोड़े डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। बेसिक टीचिंग तो सेम ही रहती है, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं है, बट ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ ये एंड different types of students you meet. ऐसा भी नहीं है कि you meet only one regional student. Neither here nor there. दोनों में आप बहुत different types के students को मिलते हो, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं जो वो हमसे सीख रहे हैं। मतलब literally every new student teaches us something. wow. So that is very important for us also. We take some learnings, जैसे सर ने कहा कि हमें updated रहना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें तो वही हमें बताते हैं कि ये चीज़ मुझे अब अपडेट करनी चाहिए मेरे ये मेथड में, सो ये स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएगा, बिकॉज द जनरेशंस आर चेंजिंग। एंड देन आई वाज न्यू, आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ फ्रेशर, देन आई टुक इट अबाउट ईयर्स, बट ओवर हियर आई एम एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, सो इट मेक्स अ डिफरेंस दैट वे। बट मैम, आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, सो इट इज़ मोस्टली एंड लाइक इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को, पर कभी कभार जैसे होता है, मेरे फ्रेंड्स थे बायो में, तो आई हैव सीन कि उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री सब्जेक्ट वाज बायोलॉजी। तो उसके अंदर भी यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रिक्ट, माइल्ड, सारी चीज़ें, तो हाउ डू यू कोप अप विद एवरीथिंग विद दैट? So I appear as a fun-loving teacher and all, but when I am in the class, I like pin drop silence. So I have to show that stricter side of mine as well, and I have to show the importance of the subject. Now, if you see, my subject is important for medical, right? Yes. So usme it has half the weight. So the weightage of the chapter, I mean the weightage of the subject, इसको दो ways में cater कर सकते हैं. One is because आप उतना scoring subject है इसलिए उसका weightage है. सेकेंड कि वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके आगे की जर्नी के लिए। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे मेडिकल में, तभी आपको वो ये बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाले। सो दिस इज योर पार्ट एंड पार्सल। यहाँ पे आपको नहीं आया तो वहाँ पे देयर इज नथिंग, देयर इज नोबडी गोइंग टू स्क्रैच यू फ्रॉम द बेसिक। तो वो इम्पोर्टेंस भी उनके माइंड में डालनी पड़ती है कि इसमें आपको इतना स्कोर तो करना ही है, तो फिर इम्पोर्टेंस भी दे दो, सो यू गेट इनफ मार्क्स एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। It is as simple as you told. Yeah. Amit sir, definitely teaching का profession choose करना would be like a tons of thoughts. But what was one initial spark in your life to bring you till here? टीचिंग में क्या था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने कोटा से ड्रॉप लिया था। तो क्या होता है कि भाई एक तो उस समय उम्र भी वैसी होती है, मतलब उतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, तो हम लोग जैसे वहाँ पर जैसे टीचर्स को देखते थे, तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनके जो पैकेजेस थे, तो वो थोड़े फैसिनेट करते हैं। अच्छा पे मिलता है जनरली टीचर्स को, और खास करके उस समय तो कोटा में बहुत ही अच्छा मिलता था, तो वो चीज़ हमें फैसिनेट करती थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, तो एक बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि हमें ये प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्टार्ट की, तो हम लोगों में वहाँ एक प्रोग्राम चलता था कि जूनियर्स को हम लोग पढ़ाते थे। तो जैसे जूनियर्स को पढ़ाते थे, जैसे छुट्टी के दिनों में, तो कब 9 से 5 बज जाते थे पता ही नहीं चलता। तो फिर ये लगा कि हाँ, अगर चीजें को समझाना अच्छा लग रहा है, बताना अच्छा लग रहा है, इन शॉर्ट मतलब आप बोल सकते हैं ज्ञान देना अच्छा लग रहा है, फिर ज्ञान देना सबसे आसान काम है। तो सबसे टफ है सर वो।
तो ज्ञान मतलब चीजों को समझाना अच्छा लगता था उसमें। और फिर मुझे जो सबसे फन पार्ट लगता है कि जैसे जो एनर्जी इंटरेक्ट होती है, जैसे जनरली हमारा जो इंटरेक्शन रहता है वो 16 से 18 साल के एज ग्रुप में रहता है, 15 से 18 साल इस तरह का अंदाज। तो उसमें क्या रहता है, उनकी जो एनर्जी रहती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बचपन से जैसे सब मैच्योरिटी होती है तो लाइफ की अलग तरह की फेज रहता है, और वो जो एनर्जी हमें मिलती है ना वो बहुत जिंदा फील कराती है कि अच्छा उनसे बातें करना, उनसे अच्छा ऐसे कर लेते हो, ये क्या ऐसे करते हो। तो मुझे बच्चों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे अगर मेरा मूड खराब है मैं जाकर एक क्लास ले लूंगा तो मेरा मूड अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फिर हमें इस करियर को के थ्रू हम लोग आ गए। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वो क्लास लेना आपको इतना फ्रेश और पॉजिटिव फील करवाता है। पर रंजन सर, आपका तो सब्जेक्ट ही इतना टफ लगता है, तो आपको ये कहाँ से एकदम से वो हो गया कि फिजिक्स ही पढ़ाना है? आपको इतना पसंद था बचपन से? लगता है आज मतलब अलग से मिलेंगे। हाँ, आपको बचपन से फिजिक्स अच्छा लगता था सर? ये मैम को ज्यादा ये टफ तो लग मुझे रहा भी जानना है ना? हाउ इतना भी व्हाट नहीं है। नेविगेटेड यू टू फिजिक्स? इतना टफ होता है। मैम फन लविंग सब्जेक्ट शायद सबके कंपेयर में फन लविंग फिजिक्स ही है, क्योंकि आप सड़क पे भी जाओगे या क्रिकेट भी खेल लोगे सब जगह फिजिक्स होती है। और 3 इडियट्स में चेन वाला सीन मेरे को याद आ गया। तो वो सब जगह मैम अगर रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे तो शायद सबसे ज्यादा रिलेटेड बायो भी है एज वेल एज, पर फिजिक्स आपको डेली में दिखता है। तो ये सारी चीजें फैसिनेट करती थी। जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तब चीजें जो हम कर रहे हैं उसके बारे में ही पता चल रहा है कि अच्छा इसमें इस तरीके की फिजिक्स भी होती है, इसमें इस तरीके से चीजें साइंटिफिकली इन्वॉल्व है। हमें पता भी नहीं है कि इस तरीके से चीजें होती है, पर जब पढ़ा रहा है, चाहे ये सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं या फिर स्ट्रेट लाइन की बात करूं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अच्छा ये फैन चल रहा है, ये स्विच ऑन कर रहा है और फैन चल रहा है, तो ये सारी चीजें अपने आप कैसे हो रही है, तो उसके पीछे लॉजिकल चीजें है, साइंस की चीजें है। तो ये सब चीजें जब करते गए समझ आता गया तो और मजा आने लगा कि अच्छा इसमें तो और सारी चीजें भी होती हैं। क्यूरियोसिटी तो कितनी फिर थी। वो वहीं से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसी क्यूरियोसिटी पता नहीं लास्ट टाइम कब ऐसा थॉट But that is no, science is everywhere. Every type of science is everywhere. But coming towards my favorite session, आप तीनों में से ऐसे कौन है जो आप एकेडमी का गूगल है, जिसके पास सब चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है? ऑफ कोर्स सर ही है, सर के पास नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है ना? जो सबसे शांत होता है उससे मिलती है। हाँ, शांत पानी उंडू हम भी कहते हैं। हाँ, सेम कौन ऐसा है कि जिसके पास बच्चे जब इमोशनली लो फील कर रहे हो तो सीधे चले जाते हैं, इवन दो दे हैव सम फैमिली और पर्सनल इश्यूज? मेरे ख्याल से साक्षी मैम। Bio teachers usually are softest targets. अब ये तो चीज़ है ही कि बच्चों का सबसे फेवरेट और कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस होगा, तो एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि कुछ ये तो एक्सक्यूजेस है, ये पता ही है बाय डिफॉल्ट, तो ऐसे कौन से एक्सक्यूज? जैसे आज की मैं बात करूं, कॉमन एक्सक्यूज इनके यही रहता है, जैसे आपने कुछ होमवर्क दिया, होमवर्क वो कोई से भी रीजन से होमवर्क नहीं हो पाया, तो वो दूसरे दिन हम पूछ रहे हैं कि ये होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उनका एक ही एक्सक्यूज, वो सर कल जो पढ़ाया था वो समझ ही नहीं आया था, तो होमवर्क ही नहीं करा। तो ये कॉमन एक्सक्यूज होता है कि बचने का एक ही तरीका, उन्होंने सीधा आपके इल्जाम लगा दिया कि आपकी गलती थी या आपने नहीं समझा। आजकल के बच्चे जैसे बोलते हैं ना, माला पहनाते हैं हाँ। कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे सर, समझ में ही नहीं आया। क्या करेंगे? हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी। Two things on this. One, एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे डॉग ने मेरी बुक खा ली। What do you say over this? And उसपे तो आगे के होमवर्क के लिए भी you can't ask because everything is gone. मैंने काफी दिनों बाद चेक किया तो it is gone for a toss. बुक खा ली मेरी। What तो to उसको do? बोलना था बेटा आप अपना ध्यान रखना। और कुछ यूनिक बच्चे भी होते हैं, उनका हर रोज एक बहाना रेडी होता है, वो ऐसे रेडी करता है कि आप भी सोच अच्छा ऐसा हो सकता है, हुआ होगा इसके साथ कि घर पे कुछ हो गया, उसके खुद के साथ सर ये देखो फिजियो में मैं जाके आया, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो फिर अब घर पे पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, तो यहाँ तक की चीजें बच्चे रेडी रखते पेरेंट्स को भी रेडी रखते हैं। पेरेंट्स रेडी कैसे हो जाते हैं? मेरी मम्मी ने तो पूछो। And one thing I also used while I was in मिठी भाई, तो तभी हमारे सुबह 7 AM के प्रैक्टिकल्स होते थे और हमारे मैम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। So if you don't get the practical box जो है, वो dissection box, Dissection box. then you can't enter.
एंड बहुत स्कैरी था वो. सो आई वाज कमिंग थ्रू द ट्रेन, तो वो गिर गया ट्रैक्स पे. तो आई गिव दैट एंड शी वाज स्कैर्ड कि आई यू ओके, आपको तो कुछ नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं नहीं, बहुत भीड़ थी, पता नहीं कैसे चढ़ी पर बॉक्स गिर गया मैम, सॉरी. वाओ, आई विश मैम ये देख रहे So we होते। cultivated this. She probably would be watching, ma'am. I'm so sorry. फिर कौन ऐसा है आप तीनों में से कि जो लंच ब्रेक्स में हमेशा बच्चों से सराउंडेड रहते हैं? आगे जा रही है आपकी, मैं समझ रही हूँ साक्षी मैम की ओर। ऐसा कुछ नहीं. But yeah, डाउट्स होते हैं तो दे कम, अदरवाइज बच्चे तो खुद ही लंच में इतने बिजी होते हैं. मुझे पता है. अच्छा, लेकिन उनको हमसे थोड़ा छुटकारा चाहिए रहता है। हाँ, 9 घंटे तो थोड़ा हम भी उनको स्पेस दे देते स्पेस हैं, देते हैं। क्योंकि नहीं फिर हो गया वो शक्ल देख के चिढ़ने लगते हैं। ये फिर आ गया, अभी तो पढ़ा के गए थे, अब क्या करोगे? बट ऐसा कभी हुआ है कि बच्चा एकदम इतना, जैसे सर ने बोला कि एकदम सिली डाउट लेके आया, जो आपको पता है कि ये बच्चे का पोटेंशियल इससे तो ज्यादा है, इसको ये तो आता ही है, बट फिर भी एकदम से ऐसे सिली डाउट लेके आया, तो आपको कभी ऐसा इरिटेट नहीं हो जाते हो ऑफ कोर्स होते हैं कि ये क्यों पूछ रहा है, बहाना ये क्यों दे रहा है? हाँ, ऐसा बस वही है कि सर ये भी नहीं आता था तो फिर आगे का कैसे आता मुझे. तो उनका ये क्या एक डिफेंस स्ट्रेटेजी रहती है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लो और बच जाओ बस. जैसे ये इसमें मतलब जैसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो टीचर बोलता है कि बेटा आप 100 बार पूछोगे तो मैं 100 बार बताऊंगा. तो हमें नहीं बताना है 100 टीचर बार. को दूसरे बार में गुस्सा आ जाता है. एक बार समझे आना बस. तो बोलते वक्त हम लोगों से भी निकलता है कि आप 100 बार पूछिए, हम 100 बार बताएं. अगर आप दूसरी बार ही पूछ लोगे टीचर से तो उसको गुस्सा आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर सम रैपिड फायर. सो व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड? डिजिटल बोर्ड. ओके, तीनों को बोलना है ना. हाँ, व्हाट वी प्रेफर. यस यस हाँ यस। तो ऑफ कोर्स मैम, अभी तो डिजिटल बोर्ड से बहुत फैसिलिटीज मिलती है डिजिटल. बिल्कुल, काफी मदद. अर्ली मॉर्निंग बैच और लेट इवनिंग बैच? अर्ली मॉर्निंग बैच. अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग बैच. ओके, ऐसा कोई टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट का एकदम मोस्ट रिवाइज्ड टॉपिक हो? जेनेटिक्स. रिवाइज्ड मतलब? बार बार वही चीज रिवीजन मांगते हैं करवानी बच्चे वैसे। पड़ती हो. अच्छा, करवानी पड़ती है. तो बच्चों को जैसे मोल के नाम से कहर आता है, मोल कॉन्सेप्ट का एक कहर रहता है बच्चों के नाम, मतलब ऐसे लास्ट. फिजिक्स में जनरली रे ऑप्टिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं तो उसका मुझे मेरा ट्रॉमा याद आ रहा है सब कुछ। नीट या जेई का ऐसा मिथ कि जिसने आपको ऐसे हंसी आ गई हो कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है? मतलब बेसिकली सबको 10th के बाद ही डर लगता है कि जेई तो बहुत टफ है, नीट बहुत टफ है, पर वो एक्चुअल में पूरा मिथ ही है. क्योंकि अगर रेगुलर स्टडी करते रहोगे तो ये जिन्होंने क्रैक कर लिया उनसे उनके भी इंटरव्यूज लोगे या उनसे भी बात करोगे तो उनका भी ये चिल रहता है. मतलब 2 साल उनमें भी ऐसा नहीं है कि सुबह शाम पढ़ाई करिए, बस रेगुलर करिए तो उनका रिजल्ट बन गया. तो पर जिनका नहीं हुआ उनको बहुत ही पहाड़ जैसा लगता है. तो ये हाँ, इसमें ये रहता है कि जैसे कई पेरेंट्स भी आते हैं और क्या मार्केटिंग भी ऐसे की जाती है, कई लोग करते हैं गलत तरीके से, कि बच्चा क्या है कि बोर्ड के नाम पर बड़ा डरता है. खास करके मैंने ये अहमदाबाद गुजरात में काफी देखा कि पेरेंट्स को बोर्ड्स का बड़ा रहता है कि नहीं बोर्ड्स बोर्ड्स बोर्ड्स. तो अब क्या है कि अब पेरेंट्स के साथ भी लिमिटेशन है कि भाई उनका बैकग्राउंड भी वैसा नहीं होता या उन्होंने पढ़ाई भी की होगी तो कई साल पहले की होगी तो उनको चीजें नहीं पता रहती. तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसमें एक सारी एक्सेसरीज आएगी, सारे फीचर्स आएंगे, स्टेपनी आएगी. तो बोर्ड क्या है कि जैसे हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो पढ़ाई भी उसी तरीके से. अब बोर्ड तो क्या है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी की स्टेपनी है, ओके, तो अब गाड़ी खरीदेंगे तो स्टेपनी तो साथ में आएगी है. तो क्योंकि बोर्ड के बाद ही हम जेई या नीट तक जा सकते हैं, तो पहले तो बोर्ड कवर ही होता है. तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, बच्चे ही परेशान रहते हैं कि बोर्ड्स के लिए क्या करें क्या करें. ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेई नीट का सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली 11th 12th एनसीईआरटी. ओके, तो ये सबसे बड़ा मिथ रहता है. The fact that biology can be taken for granted. truth. One message to yourself as a past teacher. Now you can say that कि मेरे past में like to yourself. Interaction is very important amongst colleagues also, which I feel, because when I joined when I was very young, I had a lot of experienced colleagues around me. So वो age एक इतनी match नहीं होती है, plus we want to run everywhere, so we would go everywhere. So मैंने उनसे इतना interaction करने को रखा नहीं, so उनका जो experience है I would have learned a lot from that.
And obviously a lot of suggestions also I would have taken, but I couldn't interact much because of the age gap, and that somewhere I think is a loss. Now that I do, I realize that no, this is very important to talk to your contemporaries. Okay. Amit sir? कुछ चीजें होती हैं कि भाई अब नहीं समझ में आती, चीजें बेहतर हो सकती थोड़ा और। जैसे अभी हम लोग भी जैसे बच्चों को बोलते हैं तो जैसे 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 एक सेइंग है, कहावत है हिंदी में कि भाई कि दोज हु विन दे लीड, दोज हु लूज दे गाइड। तो जैसे हमारा भी काम है, तो हमारा गाइड करने का काम है कि देखो भैया वहां पत्थर पड़ा है, संभल कर जाना, गिर जाओगे। तो हमें भी अब फील होता है कि काश हम भी थोड़ा उस समय मैच्योर होते, सारी चीजें होती। तो हम वही केटर करते हैं कि जो हमने महसूस किया है वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक हम इस चीज को लेकर पहुंचे कि नहीं आपको, जैसे अभी यहाँ पर भी क्या हो, जैसे अहमदाबाद में भी बच्चे पैम्पर्ड रहते हैं, मतलब पैम्पर्ड रहते हैं, ठीक है भाई, सभी को बच्चे को प्यार तो करते ही, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स का एक ज्यादा फर्ज बनता है कि मतलब कई बार होते हैं कि नहीं, मैं तो पेरेंट्स आते हैं बोलते नहीं, मैं तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको स्ट्रेस ही नहीं डालता। तो वो थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि आप बच्चा भी इतना मैच्योर नहीं, उसके लिए क्या सही है क्या गलत वो सोच पाए। तो एज अ पेरेंट हमारा फर्ज बनता है कि नहीं आप स्ट्रिक्टली बोलिए बच्चों को। तो वो एक चीज है जो हमें और करनी चाहिए और कुछ समय चीजें और हो सकती है। नंदन सर? मेरा सेम एक्सपीरियंस है, मतलब इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तब अगर किसी बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा तो मैं उसे स्ट्रिक्टली बोलता था कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये चीज़। अब वो चीजें मेरे और बच्चे के बीच में रहती थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये चीजें पेरेंट्स तक भी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर जाके पेरेंट्स को कोई बहाना दे देते, ये होमवर्क तो हो चुका है, इसमें तो ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। तो इनिशियली मेरा और सिर्फ बच्चों का इंटरेक्शन रहता था, फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो है वो ट्राइसिकल है, मतलब हम पेरेंट्स और बच्चे तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर जैसे जैसे मुझे समझ में आया, मैंने पेरेंट्स के साथ भी हम कांटेक्ट में रहे, तो फिर धीरे धीरे बच्चे का भी रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होता है। तो अगर यही चीज मुझे पहले साल से पता होती तो सबकी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाती। जैसे हमने बात की कि बहुत सारी सोसाइटी की कहीं ना कहीं छोटी छोटी एरर्स है, सो एज अ स्टूडेंट हमेशा हम लोग को लगता था कि सबसे बड़ी एरर है दैट वाज टू फेल। As growing up, we realize that failure is something that happens to everyone at a certain place. So while just coming to your class and searching about your class, I found that you guys have a different program for droppers. You thought that it deserves a second chance and that is very important to be given. So उसके पीछे भी आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत सारा थॉट प्रोसेस होगा, तो क्या था सर? एक्चुअली ड्रॉपर्स का क्या रहता है ना कि मतलब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना कि बच्चे को ही खास करके डिसाइड करना पड़ता है कि वो ड्रॉप ले रहा है, मतलब क्यों ले रहा है, नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें क्या भेड़ चाल वाली चीजें आ जाती है, जैसे हर्ड मेंटालिटी, वो बड़ी दिक्कत देती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई चीजें शुरुआत होती है सपने से कि भाई मैंने एक सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IIT जाना है, एम्स जाना है। तो अब मैंने वो सपना देखा है, तो अब या तो अब मैंने बहुत शिद्दत के साथ देखा है, तो अब मान लीजिए एक बार हमने ट्राई किया, हमने सारी चीजें की, नहीं हुआ या जो भी रहा, तो हम ऐसे कैसे वो चीज को छोड़ दें, ठीक है। तो एक तो ये केस है। तो अगर हमने कोई सपना देखा है तो जाहिर सी बात है सपने को एक सेकंड ट्राई देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल क्या है कि भाई हमें एक तरह का रिग्रेट ना रहे कल को कहने में कि नहीं हमने एक सपना देखा था डॉक्टर जब एम्स जाने का, IIT जाने का, लेकिन हाँ हम थोड़े से रह गए या छूट गए। अब ये एक तो ये कैटेगरी है। फिर दूसरा क्या है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, उन को लग रहा है कि नहीं हमने चीजें पढ़ ली है, हमने सारा इनपुट दे दिया, पर हमें ये चीज हमसे नहीं हो पाती, तो उन्हें ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने अपना एफर्ट डाला और हम, क्योंकि ये जो स्टूडेंट की जर्नी होती है खास करके ड्रॉपर फेज में, जैसे मैंने भी जेई के लिए ड्रॉप लिया था कोटा से, तो वो क्या बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, जैसे कोटा फैक्ट्री में दिखाया था। हाँ। तो जैसे उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखाया था ना, वो लिटरली वो बच्चे की लाइफ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट होती है। तो हर बच्चे के लिए एडवाइजेबल नहीं होता कि भाई आप लें, ड्रॉप लें या ना लें। तो बच्चे को क्या है अंदर से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तो जो आपने सपना देखा है तो वो आपका सपना था कि भाई कि आपके दोस्त का सपना था, आपके पेरेंट्स का सपना था, वो डिपेंड करता है। अगर आपका सपना था कि नहीं मुझे IIT जाना है, मुझे एम्स जाना है, ठीक है एक बार और ट्राई देते हैं। और ड्रॉप ईयर में क्या होता है कि ड्रॉप ईयर में हम सीखते बहुत कुछ, क्योंकि ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जैसे बच्चा एक साल आके पढ़ेगा,
तो उनके पास क्या है, कोई कोर्स नहीं है कि मैं वो 1 साल बाद ये दिखा नहीं सकता कि देखो मैंने आव्या से ये कोर्स किया है। हाँ। वो लर्निंग उसके साथ की। जैसे मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो जब मैं कोटा गया तो मैंने वहां पर नोट्स बनाना सीखा, क्योंकि पहले कोई गाइडेंस नहीं था, ऐसे ही रैंडमली चीजें चलती थी। तो वहां मैंने नोट्स बनाना सीखा, वहां मैंने मेहनत करना सीखा कि मेहनत कैसे करते हैं। तो ठीक है, मैं भी जितना मुझे करना चाहिए था या उतना अच्छा मैं शायद एग्जाम में तब नहीं कर पाया, लेकिन हाँ वो जो मेहनत करना मैंने सीखा तो मुझे लाइफ को रन करने के लिए वो काफी काम आया। एज अ फ्यूल मुझे वो 1 साल काम किया, तो प्रैक्टिकली मैं उससे काफी आगे चला गया। ओके, तो ये चीज है। इट इज लाइक मोर अबाउट के उस साल के अंदर लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। तो सर इफ आई वुड बी अ ड्रॉपर, तो नंदन सर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, बट एज अ ड्रॉपर जैसे सर ने बोला मेरा माइंडसेट भी काफ़ी वीक और इमोशनली क्रेविंग वाला रहता है। सो व्हाई शुड आई चूज आव्या दैट हैज़ दिस प्रोग्राम विच इज़ बेटर देन अदर इंस्टीट्यूट्स? सो बेसिकली ड्रॉपर में ये रहता है कि आपको 1 साल में 2 साल की पढ़ाई करनी है। हाँ, एक ही साल में आपको एग्जाम देनी है, पर सिलेबस तो आपका 11th 12th दोनों का है। सो हमें कोर्स भी उस हिसाब से करना है जिसकी वजह से थोड़ा स्पीड में भी हो और सब बच्चों को समझ में भी आए। अब उसके लिए टाइम हमें भी चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए भी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, एंड ऐसा भी ना हो कि बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम भी ना मिले। करेक्ट। तो हमने प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन करा, जैसे उनकी वीकली हर रोज उनकी क्लासेस होती है 3 सब्जेक्ट्स की, एंड जो संडे होगा, संडे में उनकी जो भी पूरे वीक में पढ़ाई हुई है उनकी टेस्ट रिगार्डिंग होती है, और वो जो टेस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल की होगी। तो इससे बच्चे का एक तो 6 दिन पढ़ाई करने से उसकी पढ़ाई भी आराम से हो रही है। ऐसा भी नहीं हो रहा कि वीक में 2 दिन 3 दिन पढ़ा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हर एक दिन आप पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, एंड फिर वही जो पढ़ रहे हो उसकी टेस्ट भी है, तो आपको बर्डन नहीं हो रहा। हर एक वीक की चीजें अपने आप धीरे धीरे हो रही है। प्लस हम उसमें क्विज भी लेते हैं। क्विज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको हर रोज जो भी कल पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस इनिशियली आके करना है। तो इससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि कल जो पढ़ा है घर जाके पढ़ लिया और कल पता चल गया कि कितना समझ आया है, कहाँ डाउट्स है। तो यही चीज है जो बेसिकली सक्सेस होने में ये हमें ये चाहिए कि रेगुलर रहना है। रेगुलर हम खुद बच्चों को अपने आप हो जाएंगे। क्विज दो, टेस्ट दो, रेगुलर हो गए तो कोई टेंशन रहती ही नहीं है। इसलिए ये चीज जो है वो बेनिफिट करती है इस प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बच्चों को इनहेबिटेंट सिखा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी एक लर्निंग है कि जो बाहर जाके काम आएगा। करेक्ट। अब जैसे सर ने बोला कि डेली क्विज होती है, सो व्हेन आई केम टू योर इंस्टीट्यूट आई सॉ दैट वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, उनके क्लासेस भी नहीं थे, एंड दे वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कि हम लोग आराम से कंफर्टेबली, और टीचर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। पर जैसे 9 आवर्स का स्टडी टाइम आपने दिया है, जो लाइब्रेरी में भी बैठ के बच्चा विदाउट क्लासेस भी पढ़ सकता है, बट वो बर्नआउट नहीं हो जाता? मतलब बर्नआउट का फैक्ट ये है मैम दैट बर्नआउट की मेन डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ इनपुट्स यू टेक, यू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग दैट, बट देन यू डोंट हैव एन आउटपुट. For example, a working professional, if the person is working continuously, just similar for the student कि वो continuously पढ़ रहा है तो burnout हो रहा है. But हमारे पास fun days भी हैं. अगर हमारे पास लाइब्रेरी है तो हमारे पास fun days भी हैं जहाँ पे बच्चे रिलैक्स होते हैं. So वहाँ पे उनकी anxieties है वो सारा सब lower हो जाता है. And library is something they come on their own. So that is one very proud thing for us कि वो खुद से पढ़ने आ रहे हैं. अच्छा. Usually बच्चे भागते हैं दूर, तो यहाँ पे वो खुद से पढ़ने आ रहे हैं, विच मीन्स दे आर लाइकिंग इट. क्लासरूम में भी उनका जो एनवायरनमेंट होता है इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी कंटेन्ड, और उसके बियॉन्ड वो पढ़ने आ रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी गुड. वन थिंग ऑल्सो कि उनके घर पे कभी कभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते, तो यहाँ पे इट्स अ वेरी कूल एनवायरनमेंट, वेरी चिल एनवायरनमेंट. उनको कोई टाइम नहीं दिया कि आपको इतने से इतने तक लाइब्रेरी में बैठना है, बट दे लाइक इट ओवर देयर. दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ अस. They can always ask doubts to us. ऐसा नहीं कि यही टाइम में आपको डाउट पूछना है. डाउट काउंटर्स जैसे टाइमिंग्स तो वो हो जाते हैं. करेक्ट. सो दैट इज immediately solved then and there. So that works for yeah, that is actually very relaxing है. मुझे याद है डाउट्स वो नोट डाउन करना, फिर दूसरे दिन जाके पूछना. अगर वो डाउट बुक घर पे भूल गए तो वापस वो बर्डन हो जाता था. सो दैट वाज वेरी ग्रेट. अब ये सवाल जवाब तो हमने बहुत कर लिया है, पर बच्चों को आप लोग टास्क देते हो. नाउ आई हैव अ सीक्रेट टास्क फॉर यू गाइस. आपको 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर आपकी लाइफ का कोई भी एक मॉरल जो आप बच्चों को बताना चाहो वो दे सकते हो, बट
क्या है, आप टीचर्स हो, आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मानते हो और हम जनरेशन MCQ वाली है, so you have to be very quick and short in 2 lines. We'll start with Nandan sir. तो बेसिकली जैसे हम खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारा फर्ज है, बच्चे भी पढ़ते हैं, पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यही चीज जो है वो लाइफ में आखिरी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर ये हो गया बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो रहा तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें है, बहुत से ऑप्शन है, तो यही इम्पोर्टेंट चीज है। Thank you. Amit sir. जी, जैसे मैंने 10 शब्द बड़े अच्छे पढ़े हैं। If it is to be, it is up to me. मतलब अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ मेरी होगा। Wow. Sakshi ma'am. So there is a thing called manifesting, and every moment we do, we manifest something. अरे यार मैंने ये कैसे गलती कर दी, यार मुझसे ये होगा ही नहीं. So when you say that, you put that thought out. So every time you say, just say positive things, and things will happen in your favor. No doubt they will happen. That's it. थैंक यू ईच वन ऑफ यू। पहले तो मुझे पंचायत करने में बहुत मज़ा आई, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला, एंड इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू आस्क यू गाइज क्वेश्चंस कि जो बच्चों की लाइफ मोल्ड करते हैं, बच्चों के सपने सच करते हो आप लोग। सो थैंक यू सो मच। एंड टू एवरीवन वाचिंग इट, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि हमेशा हम सबको जितने भी सवाल होते हैं, बट टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आज हमने उनके वही सॉफ्ट कॉर्नर्स को बाहर देखा है, और उसके साथ साथ हर एक टीचर के लिए हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स फोकस ऑन आवर ड्रीम्स एंड आवर लाइफ्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.